तो बच्चों देखिए आप लोग इकाई 6, ठीक है, मानचित्र अध्ययन। सब कोई अपने अपने किताब पे ध्यान रखें और अपना अपना उंगली किताब पे रखें। हम लोग लाइन बाई लाइन अध्ययन करेंगे आगे। यहाँ है उच्चावच निरूपण। यहाँ लिखा है बच्चों कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। भू आकृतियाँ मतलब भू आकृतियों का अर्थ होता है पृथ्वी की अलग अलग प्रकार की कौन सी आकृति, ठीक है ना। इसमें कुछ से भू आकृतियों, ठीक है ना, भूमि पर उपस्थित आकृति, ठीक है ना, कुछ आकृतियों के नाम आप जानते हैं। इसमें शंक्वाकार पहाड़ी। बाबू भू आकृति की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर उपस्थित वह सभी आकृतियाँ, पहाड़ी, पठार इत्यादि। तो इसमें शंक्वाकार पहाड़ी, उसके बाद में जो है पठार, उसके बाद में भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी का अर्थ क्या हुआ? दो ऐसी घाटी जो ऐसे भी की तरह हो, जैसे मान लीजिए कि ऐसे, ठीक है ना, जैसे एक किताब देख लो, किताब है ना, किताब को हम भी आकार से बना देंगे। ऐसे किताब को ऐसे हम मोड़ेंगे, ठीक है ना, किताब को अगर हम मोड़ दें कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके हम भी बना दें किताब को, हो गया ना। किताब को अगर हम भी बनाए ऐसे करके, दोनों उठता है तो भी बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे तो करो ना, ऐसे किताब पकड़ोगे, ये वाला किताब पकड़ो तो ये वाला इधर से पकड़ो और ये वाला इधर से पकड़ो, ठीक है, दोनों भी की तरह हो गया, दिख रहा है। तो इस प्रकार के जो घाटी होता है उसे हम कौन सी कहते हैं? भी आकार की घाटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर से पहाड़ है और इधर से पहाड़ है और बीच में खाली जगह है, तो भी आकार की घाटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो उसी को भी आकार की घाटी कहते हैं। उसमें जलप्रपात का अर्थ होता है जल जब ऊंचाई से गिरता है उसको हम कौन सी बोलते हैं? यहाँ पे जलप्रपात, झील, जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है, पहाड़ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो ये झील इत्यादि प्रमुख है। इन आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण उच्चावच निरूपण कहलाता है। जैसे मानचित्र पर गहराई को, ऊंचाई को, नदियों को, झीलों को, ठीक है ना, जलप्रपात को, पहाड़ियों को, इस दिखाने की जो क्रिया होती है ना बच्चों, उसी को हम बोलते हैं उच्चावच निरूपण, ठीक है ना। इन आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण ही उच्चावच निरूपण कहलाता है। दूसरे शब्दों में उच्चावच निरूपण का तात्पर्य मानचित्र की वह विधि है जिसके द्वारा धरातल पर पाई जाने वाली त्रिमितीय आकृतियाँ समतल सतह पर प्रदर्शित होती हैं या प्रदर्शन किया जाता है। देखिए ये तो आपका किताब एकदम समतल है और इस पे पहाड़ की ऊंचाई को आप दिखाना है तो क्या करोगे? किताबुआ फाड़ के पहाड़ जैसा बना दोगे? नहीं, उसका मैकेनिक्स है कि आप कैसे रेखा बनाएंगे कि आपकी पहाड़ की ऊंचाई और पहाड़ का आकृति कैसे है, पूरा सीधा सीधा दिख जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार की मैकेनिज्म होता है, इस प्रकार का तकनीक होता है। उसी तकनीक को हम बोलते हैं उच्चावच निरूपण। तो बच्चों ने यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी भू आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई होती है। कोई भी आकृति जो पृथ्वी पर पाई जाती है बच्चों, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जरूर होती है, जिसके कारण वे त्रिआयामी होते हैं। त्रिआयामी मतलब कि जिसमें 3 गो आयाम हो, जैसे ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई हो, ठीक है ना। इन भू आकृतियों को समतल सतह पर द्विआयामी रूप में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए मान लीजिए कि 3 डायमेंशन वाला कौन चीज़ है, 3 आयामी है, उसको 2 आयामी में दिखाना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे घन बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं, ठीक है ना, घन और घनाभ बनाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि वो तो 3 डायमेंशनल आकृति होती है। बात बुझा रहा है? अब 2 डायमेंशन में आपको बनाना है तो थोड़ा सा इधर उधर एंगल करते हैं, कोण करते हैं, तो आपको दिखता है कि वो 3 डायमेंशन में है, दिखाई देता है ना, कि जैसे वो आपको 3 डायमेंशन में मतलब लग रहा हो कि जैसे बाहर निकला हुआ। तो कैसे बनाते हैं? तो बनाने का उसका तरीका है। सीधा सीधा बनाओगे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन उस तरीक़ा से बनाओगे तो लगेगा कि जैसे वह क्या है, उसमें 3 डायमेंशन है। तो वही तरीका यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो पृथ्वी में पाई जाने वाली भू आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है ना। वे क्या होते हैं? जिसके कारण वे त्रिआयामी होते हैं। इन भू आकृतियों को समतल सतह पर द्विआयामी रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। अतः मानचित्र पर इन त्रिआयामी स्वरूपों को प्रदर्शित करने के लिए,
समय समय पर अनेक विधियों का विकास किया गया है। अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक विधियां बनाई जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 डायमेंशन वाली चीज़ को हम 2 डायमेंशन में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे आपको यह बोतल दिखाई दे रहा है, बोतल दिखाई दे रहा है ना, इस बोतल को आपको क्या करना है कि पेपर पे बनाना है। इसको क्या करना है, पेपर। इस बोतल में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, तो इसको आपको पेपर पर बनाना है। तो कोई ना कोई तो ऐसा तकनीक होगा कि इसको पेपर पे अगर हम बनाएं तो इसका तीनों डायमेंशन दिखता है कि नहीं दिखता है। कोई पेंटर अगर बनाता है बोतल तो 2 डायमेंशन में बनाएगा, लेकिन लगेगा कि बोतल खड़ा है। दिखता है कि नहीं दिखता है। तो बनाने का तरीका है। चलिए, तो कुछ यहाँ पे हम कुछ विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन ऐसी विधियाँ हैं जिससे हम 3 डायमेंशन वाली चीज़ को 2 डायमेंशन में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे धरातल पर पाई जाने वाली ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए कुछ विधियाँ जो है विकसित की गई हैं। कुछ विधियों में कुछ प्रमुख विवरण यहाँ दिया जा रहा है। बहुत सारी विधियाँ हैं जिसमें पहला विधि जो है वो है हस्यूर विधि। क्या है बच्चों, हस्यूर विधि। इस विधि का विकास ऑस्ट्रिया के एक सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। किसने किया था बाबू, लेहमान ने। ऊंचाई निरूपण के लिए इस विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। देखिए, इस विधि में किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए 3 प्रकार से रेखाएं खींची जाती हैं, जिसमें छोटी रेखाएं, महीन रेखाएं और खंडित रेखाएं हैं। ठीक है ना। ये रेखाएं ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती हैं। ढाल की दिशा या जल बहने की दिशा में इसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है। फलतः अधिक या तीव्र ढाल वाले भागों के पास इन रेखाओं को मोटी और गहरी कर दिया जाता है, जबकि मंद ढालों के लिए ये रेखाएं पतली एवं दूर बनाई जाती हैं। जहां अगर ढाल जो है ज़्यादा हो, मोटा हो, गहरा हो, तो इन रेखाओं को पास बनाया जाता है। इन रेखाओं को क्या किया जाता है, पास बनाया जाता है। जबकि ढाल जो है पतली हैं, ठीक है ना, रेखाएं पतली हैं, तो उनको जो है दूर बनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों के सामने किताब में है हस्यूर विधि दिखाया गया। देखिए, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एकदम सादा दिख रहा होगा, उसके जस्ट नीचे जो है आपको काला दिख रहा होगा, उसके जस्ट ऊपर उससे थोड़ा सा ज़्यादा काला दिख रहा होगा। तो ये क्या बताता है, जहाँ ज़्यादा काला है वहाँ पे जो है रेखाएं जो हैं मोटी और गहरी हैं, जहाँ पे ज़्यादा ढाल है। बात बुझा रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे रेखाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं, चित्र संख्या 6.1 में आप देखिए बच्चों, वहाँ पे लिखा है हस्यूर, लिखा है हस्यूर। तो यहाँ पे कहीं कहीं साफ सफ़ेद है, कहीं कहीं काला है। तो जहाँ पे साफ सफ़ेद है, ए बाबू क्या है उधर, कौन सी देख रहे हो, बोले है ना किताब पे ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा जहाँ पे ढाल होगा वहाँ पे रेखाएं गहरी और मोटी होंगी, और जहाँ पे कम ढाल होगा वहाँ पे रेखाएं दूर बनाई गई होंगी, जो साफ आप लोगों को दिख रहा है। और समतल क्षेत्र जहाँ है वहाँ पे खाली छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे कुछ रंगा ही नहीं जाता है और कुछ भरा ही नहीं जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप लोग बीच में देख रहे होंगे ना, कहीं कहीं साफ एकदम सफ़ेद है, तो वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे समतल भूमि है। ठीक है ना। जहाँ पे ज़्यादा काला रंग है वहाँ पे समझिए कि ज़्यादा ढाल है, और जहाँ पे थोड़ा सा कम काला है वहाँ पे समझिए थोड़ा सा कम ढाल है। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में धरातल का जो भाग जितना अधिक ढलुआ होता है, हस्यूर विधि के मानचित्र पर वह उतना ही अधिक काला दिखाई देता है। इस विधि से मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखता है। इस विधि से अगर हम मानचित्र को बनाते हैं तो सजीव दिखता है। सजीव का अर्थ है कि मतलब कि वह मतलब जिस तरह कोई वस्तु है उसी तरह साफ दिखता है। ठीक है ना। जैसे आपका कोई चित्र बनाए और इतना मस्त बनाए कि जैसे वो सजीव दिखता हो, जैसे लगे कि अब वो बोल देगा। बात मुझे नहीं कहता है कि मूर्ति ऐसा था कि लग रहा था कि अब बोल दे कि तब बोल दे। लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो मतलब सुंदर सा मूर्ति, ठीक है ना। तो सजीव मूर्ति उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर रहे हैं हस्यूर विधि के मानचित्र पर वह भाग उतना ही काला दिखाई देता है। इस विधि के मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखता है तथा इससे ढाल प्रणगता का सही ज्ञान हो पाता है।
परंतु इस विधि से उच्चावच प्रदर्शित करने में काफ़ी समय एवं मेहनत लगता है। किसी भी चीज़ को बनाने में अगर समय और मेहनत लगता है तो वह अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें आगे बच्चों, तो पर्वतीय छायाकरण के बारे में हम बात करते हैं। एक विधि आप लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे, हस्यूर विधि, जो पेज नंबर 68 में था। और आज अभी जो है हम लोग जो है पेज नंबर 69 में दूसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, जो है पर्वतीय छायाकरण विधि। क्या नाम है उसका बाबू? पर्वतीय छायाकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत उच्चावच प्रदर्शन के लिए भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने पर उत्तर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। कहाँ से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है बाबू? ऊपर से। कहाँ से? ऊपर से। जिसके कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को या तो ढाल को गहरी आभा से भर देते हैं, जबकि प्रकाश वाले हिस्से या कम ढाल वाले को हल्की आभा से या छोड़ देते हैं। ठीक है ना। हल्की आभा से भर देते हैं या छोड़ देते हैं, या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। देखिए बाबू, आप लोगों को पर्वतीय छायाकरण दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ उजला और कुछ काला दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको अनुभव हो रहा है कि कहीं ऊंच है और कहीं खाल है। अब खाल कौन सा आपको बुझा रहा है और ऊंच कौन सा आपको बुझा रहा है? मैं बताऊं, जो काला काला आपको दिख रहा है वो लग रहा है कि खाल है, लग रहा है ना। और जो उजला उजला आपको दिख रहा है वो लग रहा है कि ऊंच है। तो देखिए, इस विधि से भी हम गहराई को और ऊंचाई को क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। ठीक है ना। चित्र संख्या 6.2 पर्वतीय छायाकरण विधि में इस चित्र को क्या किया गया है बाबू? बनाया गया है। दूसरी विधि है। इस विधि से पर्वतीय क्षेत्रों के उच्चावच को प्रभावी ढंग से दिखाना संभव होता है, परंतु इस मानचित्र से भी ढाल की मात्रा का सही ज्ञान नहीं हो पाता। ढाल और ऊंचाई और गहराई तो दिखाई देता है, लेकिन सही ज्ञान इस पे जो है नहीं हो पाता है। सही इस पे जो है ज्ञान नहीं हो पाता है कि कहाँ का स्थान कितना गहरा है और कहाँ का स्थान कितना ऊंचा है। इसका ज्ञान आपको इस विधि से नहीं हो पाता है, हालांकि थोड़ा बहुत काम चलने भर का हो जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तल चिन्ह, तीसरी विधि में जाइए, जो कि पेज नंबर 269 में है। इसका है तल विधि। क्या है बाबू? तल विधि। वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों लिखा है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए भवनों। क्या होना चाहिए बाबू? भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे कई अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह, बेंचमार्क, उसको क्या बोलते हैं बाबू? बेंचमार्क कहा जाता है। ठीक है ना। मानचित्र पर ऐसे ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए ऊंचाई फीट अथवा मीटर किसी एक इकाई में लिखा जाता है। देखिए, अब ये आपको ऑथेंटिक रूप से मिलता हुआ एक वास्तविक रूप से कोई विधि आपको मिलती हुई प्रदर्शित हो रही है। यहाँ पे ऊंचाई और गहराई को या तो हम फीट में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं बच्चों, या मीटर में माप सकते हैं। ठीक है ना। लंबाई, ऊंचाई, निचाई, गहराई सब या तो फीट में मापिए, या मीटर में मापिए, या किलोमीटर में मापिए। ठीक है ना। ये सब यूनिट्स हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे आपकी चौथी विधि आपको बताया जा रहा है बच्चों, जो कि पेज नंबर 270 में है। ठीक है ना। 270 में आपको चौथी विधि बताई जा रही है, जिससे भू आकृतियों का आप निरूपण कर सकते हैं। और इस विधि का नाम है स्थानिक ऊंचाई। क्या नाम है बाबू इसका? स्थानिक ऊंचाई। ठीक है ना। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई, स्पॉट हाइट कहा जाता है। इस विधि में बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की ऊंचाई संख्या में लिख दी जाती है। देखिए, जैसा कि आपको चित्र संख्या 6.3 में दिखाया गया है, यहाँ पे प्रत्येक बिंदु की ऊंचाई उस बिंदु के साथ लिख दिया गया है। ठीक है ना। जहाँ ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, 11,102, 1,102, ठीक है ना, 11,000, ठीक है ना, 10,062, ठीक है, 10,062 नहीं, 1,062, ठीक है। उसके बाद में कितना है? 11,150। तो ये सब ऊंचाइयाँ यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पे माप करके क्या कर दी गई हैं? लिख दी गई हैं। आप इसको भी देख करके यह बता सकते हैं कि कौन स्थान कितना गहरा है और कौन स्थान कितना
ऊंचा है। चलिए अब 5वां नंबर विधि की अगर हम बात करें बच्चों तो ये है त्रिकोणमितीय स्टेशन। कौन सी बाबू? यह भी एक विधि है कि भू आकृतियों को आप जो है पेपर पे बता सकते हैं, जिसमें 5वां नंबर विधि आता है जिसका नाम है त्रिकोणमितीय स्टेशन। त्रिकोणमितीय स्टेशन का संबंध उन बिंदुओं से है जिसका उपयोग त्रिभुजन विधि एक प्रकार के सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था। मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई लिख दी जाती है। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार का कोई फिगर इस पेज में नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 6ठा नंबर जो है विधि दिया गया है, इस विधि का नाम है कौन सी? अस्तर रंजन। क्या नाम है बाबू इसका? अस्तर रंजन। ठीक है ना। रंगीन मानचित्रों के रंगों के विभिन्न भागों के द्वारा उच्च प्रदर्शन का एक मानक निश्चित किया गया है। ठीक है। एटलस एवं दीवार मानचित्र में इस विधि का उपयोग आपने अवश्य ही देखा होगा। ठीक है। ऊंचाई में वृद्धि के अनुसार रंगों की आभाएं हल्की होती जाती हैं। ठीक है ना। इसमें समुद्र या जलीय भागों को नीले रंग से दिखाया जाता है, मैदान को हरा रंग से तथा पर्वतों को बादामी हल्का कथई रंग से दिखाया जाता है, जबकि बर्फीले क्षेत्रों को सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। अभी जाके आप मानचित्र देखोगे, अभी भारत का मानचित्र लाके देखोगे तो इसी विधि का प्रयोग किया गया है। वहाँ पे कहीं कहीं थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा धूसर टाइप का, थोड़ा सा ऐसे गेरुए रंग के कलर का, कहीं उजला सा, ठीक है ना, दिखाया जाता है। इसका आधुनिक तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। ठीक है ना। इसका धड़ल्ले से अभी यूज हो रहा है। अब के मानचित्र जो आधुनिक मानचित्र बन रहे हैं उसमें इसका बढ़िया से क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे 7वां नंबर अगर हम विधि की बात करें बच्चों तो 7वां नंबर विधि है समोच्च रेखाएं। कौन सी है? समोच्च रेखाएं। ठीक है ना। समोच्च रेखाओं की सहायता से उच्च प्रदर्शन की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया। यह एक मानक विधि है। वस्तुतः समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रेखाओं को क्षेत्र में संपन्न किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर खींचा जाता है। मानचित्र में प्रत्येक समोच्च रेखा के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है। मानचित्र पर इन समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। यह सबसे ऑथेंटिक, सबसे ओरिजिनल और सबसे वास्तविक, सबसे विश्वसनीय तरीका है किसी भी जगह के ऊंचाई और गहराई को बताने के लिए। इस विधि से आप किसी भी जगह के ऊंचाई और गहराई को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। यह सबसे बढ़िया विधि है। ठीक है ना। इस विधि के बारे में हम लोग विस्तार से अभी देखेंगे जो कि नीचे है। ठीक है ना। इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के समझने का प्रयास करेंगे। क्या पता इसमें से कोई विद्यार्थी जो है भूगोल शास्त्री बन जाए। का जो पृथ्वी के बारे में, जिसको मान लो कि कोई ललक उठ गई, ठीक है ना, लालसा लग गया कि नहीं हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, पृथ्वी के गहराई के बारे में जानेंगे, पृथ्वी में मिलने वाले तत्वों के बारे में जानेंगे, खनिजों के बारे में जानेंगे, पृथ्वी के बनावट के बारे में जानेंगे, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो इस तरह के विषय के क्षेत्र को आगे लेके बढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए इसको बढ़िया से दिमाग लगा के पढ़ने का प्रयास करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाओं के खींचने या बनाने का प्रारूप अलग अलग होता है। ठीक है ना। एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को समान दूरी पर खींचा जाता है। ठीक है ना। जैसे आप लोग नीचे देख लीजिए, देख रहे हैं 400 मीटर की ऊंचाई वाली रेखा, उसके बाद में 300 मीटर की ऊंचाई वाली रेखा, उसके बाद 200 मीटर की ऊंचाई वाली रेखा, उसके बाद में 100 मीटर की ऊंचाई वाली रेखा। और इसी रेखाओं की सहायता से नीचे एक ऊंची घाटी बनाई गई है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये जो 400 मीटर की ऊंची वाली जो रेखाएं हैं, इसको बनाने के लिए ग्राफ पे आप 400 पे जाइए। 400 पे जाके उसको कटिंग मार्क को क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए। 300 वाली रेखाओं का जो है जहाँ पे उसका कटिंग मार्क है नीचे लेके आइए, वहाँ से नीचे लेके आइए और 300 से क्या कर लीजिए, मिला दीजिए।
उसके बाद 200, उसके बाद 100, देख रहे हैं 100 वाला ज़मीन पर, उससे ऊपर 200, उससे ऊपर 300, सबसे ऊपर बताइए। एक समतल रेखा से, समतल रेखाओं से आपने एक ऊंची रेखा का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। ठीक है ना। प्रैक्टिकल जब हम लोग करेंगे बोर्ड पे तो आपको हम बहुत सारा डाटा देंगे, आप भी ऐसा क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है ना। फिलहाल हम लोग थ्योरी पर ध्यान दें। यहाँ पे कह रहा है एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को समान दूरी पर खींचा जाता है। खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती हैं, जबकि मंद ढाल के लिए इन रेखाओं को दूर दूर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जब किसी मानचित्र में अधिक ऊंचाई या ऊंचाई मान की समोच्च रेखाएं पास पास अथवा कम ऊंचाई की समोच्च रेखाएं दूर दूर बनी होती हैं, तब यह समझना चाहिए कि समोच्च रेखाओं का समूह अवतल ढाल प्रदर्शित कर रहा है। कौन ढाल, अवतल ढाल प्रदर्शित कर रहा है। इसके विपरीत स्थिति अवतल ढाल का प्रतिनिधित्व करती है। सीढ़ी नुमा ढाल के लिए दो दो समोच्च रेखाएं अंतराल पर खींची जाती हैं और इसी तरह अनेक भू आकृतियों को मानचित्र पर समोच्च रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है ना। आप समोच्च रेखाओं द्वारा पृथ्वी पर गहराई और ऊंचाई को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। किसी एक समतल पेज पे किसी स्थान की गहराई को या ऊंचाई को आप समोच्च रेखाओं की सहायता से क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है ना। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि समोच्च रेखाओं पर विभिन्न भू आकृतियों का प्रदर्शन। समोच्च रेखाओं की सहायता से भू आकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए उन आकृतियों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भू आकृतियों के अनुरूप ही समोच्च रेखाओं का प्रारूप बनता है। अब समोच्च रेखाएं खींचने के लिए उस भू आकृति की ऊंचाई या गहराई का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि उसी की सहायता से आप लोग समोच्च रेखाओं को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है ना। उन समोच्च रेखाओं पर संख्यात्मक मान ऊंचाई के अनुसार बैठाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप वृत्ताकार प्रारूप में 8-10 समोच्च रेखाएं खींचते हैं, तब इससे दो भू आकृतियों का निर्माण किया जा सकता है। पहला शंक्वाकार पहाड़ी और दूसरा झील। यहाँ पे दो प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है। पहला या तो झील जो गहरा होगा, दूसरा या तो पहाड़ी जो कि ऊंचा होगा। देखो पहाड़ी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले पहाड़ी बनाने के लिए छोटा वृत्त, उसके बाद बड़ा वृत्त, उसके बाद बड़ा वृत्त, उसके बाद बड़ा वृत्त। बात बुझा रहा है। और आपको अगर झील बनाना हो तो सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। आपको झील बनाने के लिए सबसे पहले बड़का वृत्त की रेखा खींचनी होगी, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो इस तरह आपका झील का निर्माण होगा। अगर आपने सबसे पहले छोटका वृत्त का खींचा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा खींचा, तो आपको पहाड़ी का निर्माण होगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और बाकी है, देख लेते हैं हम लोग। अलग अलग होता है। शंक्वाकार पहाड़ी के लिए बनाए जाने वाले समोच्च रेखाओं का मान बाहर से अंदर की ओर बढ़ता हुआ होता है। बाहर से अंदर की ओर बढ़ता हुआ। ठीक है ना। बाहर 100 है तो अंदर 400 होगा। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे देखो, देख लो। ठीक है ना। आँख से अगर सही सही दिखाई दे रहा है, आँख अगर सही है तो दिख रहा होगा कि सबसे अंदर 400, उसके बाहर 300, उसके बाहर 200, उसके बाद 100 है। तो इससे आपको पहाड़ी का निर्माण होता है बाबू। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो शंक्वाकार पहाड़ी के लिए देखो बाबू, वही बात यहाँ पे कर रहा है कि शंक्वाकार पहाड़ी के लिए बनाए जाने वाले समोच्च रेखाओं का मान बाहर से अंदर की ओर बढ़ता हुआ होता है। यानी अधिक ऊंचाई वाली समोच्च रेखा अंदर की ओर होती है। देखे थे ना आप लोग। अरे अधिक ऊंचाई वाली रेखा जो 400 मीटर की थी वो अंदर थी। दूसरी ओर झील आकृति दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं में बाहर की ओर अधिक मान वाली तथा अंदर की ओर कम मान वाली समोच्च रेखाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समोच्च रेखाओं पर भू आकृति प्रदर्शित करते समय उन रेखाओं के मान अच्छी तरह समझकर लिखने चाहिए। समोच्च रेखीय मानचित्र पर अनुभाग रेखा खींचने के बाद पार्श्व चित्र
बनाया जाता है और इस पार्श्वचित्र की सहायता से संबंधित भू आकृतियों को स्पष्ट समझा जा सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले पृथ्वी पर की भू आकृतियों के गहराई और ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए आपको समोच्च रेखाओं की सहायता लेनी पड़ती है। आप लोग अगर देखिएगा चित्र 6.5 और नीचे पर्वत लिखा है, शंखाकार पहाड़ी या पर्वत, उसके नीचे लिखा है चित्र 6.5 पठार। तो पठार जो है पहाड़ की तरह नहीं होता है, ठीक है ना, पहाड़ से और समतल भूमि से मिलता जुलता होता है पठार, और पहाड़ उससे उच्च ढलान वाली भूमि होती है जिसे हम पहाड़ कहते हैं। तो ऊपर वाला जो है पहाड़ है और नीचे वाला कौन सी है, पठार है, ठीक है ना। पठार देखिए कैसे निर्माण हो गया है और पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ है। पहाड़ का निर्माण करने के लिए सबसे पहले जो है इस तरह की आकृति जो है बनाई जाती है, तब जाके आपका कौन सी का निर्माण होगा, पहाड़ का। किस चीज़ का, पहाड़ का। पहाड़ का निर्माण करने के लिए अब 500 लिखा है ना बीच में, 500 लिखा है बीच में, उसके ऊपर कितना, सबसे ऊपर 200 और उसके ऊपर 100 है। तो आपको पहाड़ बनाना है तो बीच में बाबू सबसे ज़्यादा हाइट लिखना होगा और साइड में सबसे कम लिखना होगा। अगर आपको खाड़ी बनाना है, ठीक है ना, खाड़ी बनाना है, आपको झील बनाना है, तो सबसे अंदर में आप सबसे कम लिखेंगे और सबसे बाहर में सबसे ज़्यादा लिखेंगे। तो इस तरह आपके खाड़ी का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो बच्चों, आज की भूगोल की क्लास जो है यहीं हम समाप्त करेंगे। कल से पर्वत, पठार इत्यादि को कैसे हम लोग बनाते हैं फिगर पर समझेंगे, ठीक है ना। पेज लेके आप लोग आएंगे, ग्राफ पेपर लेके आएंगे आप लोग। कौन सी लेके आएंगे, ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर पर हम फिगर आउट करेंगे तो बहुत सुंदर होगा। ग्राफ पेपर, स्केल, ठीक है ना, और पेंसिल लेके आइएगा। तो इसी के साथ आज भूगोल की सभा यहीं संपन्न की जाती है। दीजिए अपने दोस्त और होस्ट को इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।